अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करें वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात करें हेपेटाइटिस के हवाले से, यानी हेपेटाइटिस ए, बी, सी। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत कुमार। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। खुशामदीद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और चूँकि आज का जो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस के हवाले से, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली ये जो लिवर है, हेपेटाइटिस का जो हम मर्ज़ पे बात करें कि बेसिकली लिवर हमारे जिस्म में कहाँ होता है और इसका असल फंक्शन क्या है? अच्छा, लिवर आपका बिल्कुल एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जिसमें वैसे तो एब्डोमिन में आप देखें तो बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं। लिवर इज़ वन ऑफ द लार्ज ऑर्गन इन द बॉडी, और ये हमारे बिल्कुल ऐसे समझें कि स्टमक के साथ सीधे हाथ पर मौजूद होता है। और लिवर का काम दरअसल बहुत सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज करना होता है। जैसे जो भी हम खुराक अपनी लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनमें से बहुत सारा जो है ऑलमोस्ट समझे कि 90-95% ऑफ दोस वो लिवर के थ्रू क्रॉस होते हैं एंड देन दे गो इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिल की तरफ जाते हैं, फिर ब्लड के ज़रिए फिर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो जाते हैं। तो लिवर का काम होता है कि उनमें से जो अहम उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, वो ग्लूकोज है और प्रोटीन्स हैं बहुत सारे, तो उनको जो है वो जहाँ वहाँ से जज़ब करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो इंसान की बॉडी है, मसल्स हैं, ये सब जो हैं वो लिवर्स ही प्रोड्यूस करता है। लिवर का और एक अहम रोल होता है कि वो आपकी जो भी हम मेडिसिन्स लेते हैं, बहुत सारे बीमारी की वजह से, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, तो इनमें से ऑलमोस्ट 90-95% दवाइयाँ लिवर से मेटाबोलाइज होते हुए आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं। ठीक। तो उनका काम ये होता है कि वो उन दवाइयों को जो किसी तरह से अपनी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स वगैरह पैदा करते हैं, तो उनको वो डिटॉक्सिफाई करता है, और फिर इन्हीं दवाइयों में से जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किसी तरीके से लिवर अपना जो है वो बाइल के थ्रू काम करता रहता है। अच्छा, जो आपने ये बताया, मुझे एक बात बताएं कि जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो इसके साथ रहने वालों को खाने पीने से या इसके इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या दूसरे को लग जाता है मर्ज़? देखें, एक साथ एक प्लेट में अगर दो आप लोग जो है वो फैमिली में खा रहे हैं तो हाँ, तो उससे नहीं लगता है। अच्छा। जनरली ऐसे वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट या जैसे हम करेंगे कॉफ़ करें तो फिर वो सारी जो भी सराउंडिंग्स हैं उसमें वो चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। नो, इट्स नॉट एन एयरबॉर्न डिजीज़। ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो फीकोलर रूट के थ्रू आती है। इसका मतलब कि जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो स्टूल में वायरसेस को एक्सक्रीट करता है। तो अगर खुदा न खास्ता फॉर एग्जांपल अगर घर की सीवेज लाइन है वो अगर कंटामिनेटेड है, कि पानी पीने वाली लाइन और सीवेज लाइन में मसला है, या ये अक्सर आप देखें कि जब बारिशें होती हैं, जब आपको पता है कि गड्ढों से और इन सब पानियों से आम तौर पर जो पानी पीने का और सीवेज लाइन्स हैं जो ये मिक्स हो जाते हैं, तो फिर अब जाहिर सी बात है वायरसेस आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल। तो वो कंटामिनेट हो जाता है, लोग उसको पीते हैं और इस तरीके से वो वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू होता है। ये हेपेटाइटिस ए और ई का मैंने आपको सिनेरियो बताया। जबकि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी ये ऐसे वायरसेस हैं जो ब्लड बॉर्न हैं। तो ये ब्लड के ज़रिए आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हेपेटाइटिस बी एक पेशेंट है जिसका ब्लड लिया गया और वो किसी रेसिपिएंट को ब्लड दिया गया विदाउट स्क्रीनिंग, तो फिर उसमें हेपेटाइटिस बी जो भी रेसिपिएंट होगा वो पेशेंट भी है या कोई ऐसा भी इंसान है, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आप देखेंगे कि हमला खातून वालों का खून कम हो जाता है तो फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, तो मसला तब पैदा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मसला नहीं है, लेकिन अगर उसको क्लियर होना, मतलब साफ सुथरा होना, बहुत साफ सुथरा भी होना, और ये जाहिर सी बात है कि इस बात पर मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस भी करूँगा कि इसकी सोच पैदा करनी है कि वेन टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड, वेन टू स्क्रीन द ब्लड, क्या एहतियात करने हैं। बिकॉज हम सब जो फिजिशियंस हैं, जो भी
क्लिनिशियन हैं, वी आर ऑल इन अ लर्निंग फेस, तो हम सीखते रहते हैं अपनी चीज़ों से, ठीक है। अब मैं एज ए स्पेशलिस्ट बैठा हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त में सीखी हैं एंड स्टिल आई एम लर्निंग। तो बहुत सारे ऐसे जैसे स्टाफ हैं, नर्स अटेंडेंट हैं, लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, विजिटर्स हैं, तो ये बहुत सारे इस तरीके से एक पूरा हेल्थ इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो इनकी भी इक्वल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को स्क्रीन करें और किस तरीके से आप उनको रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, बात कह के डॉक्टर साहब की बात से तो ये नतीजा अक्स किया जाता है कि जिस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल में जैसे कहते हैं ना हाइजीनिक फूड्स और हाइजीनिक चीज़ इस्तेमाल करें, क्लीन करें अपने माहौल को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और अगर वो रफ़ा हाजा से फारिग होकर हाथ अगर अच्छे से वॉश नहीं करता है तो वो दूसरों के लिए भी इस चीज़ का बाइस बन सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सीवरेज लाइन होती है वो हमारे वाटर टैंक्स के करीब से गुजर रही है, वाटर कंटामिनेटेड हो गया इस वजह से, तो भी वो जरासीम उसमें दाखिल हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इतने जल्दी इस मर्स में मुब्तला हो जाते हैं। इस बारे में भी डिटेल्स हम डॉक्टर साहब से जानते रहेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का, शुगर का या किसी और डिजीज़ का पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी जो अलामात आएंगी वो सीवियर होंगी या नॉर्मल किसी पेशेंट की तरह ही होंगी? देखिए, जनरली कोई भी पेशेंट जिसको ऑलरेडी कुछ कोमॉर्बिड्स कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, या लिपिड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कार्डियक पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, तो डेफिनेटली इन केसेस में जो वायरसेस का जो कोर्स है वो कुछ ज़्यादा सीवियर होता है, वर्स होता है। लेकिन अगेन आप देखें कि जब वायरस एक इंसान के अंदर आता है तो देयर आर like thousands। अच्छा डॉक्टर साहब, इनक्यूबेशन पीरियड कितना है? आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, इस हवाले से बताइए। देखिए, वेरिएबल है। फॉर हेपेटाइटिस ए 14 डेज़ का, 2 वीक्स, हेपेटाइटिस ए के लिए 2 वीक्स का। तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन अक्वायर होता है तो टिल द सिम्टम्स ऑनसेट तकरीबन 2 हफ्ते का गैप होता है। दिस इज़ वी कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए का तकरीबन 2 to 4 वीक्स तक है, और हेपेटाइटिस बी का 6 वीक्स to 6 मंथ्स तक है। सेम इज़ फॉर हेपेटाइटिस सी, उसका भी 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक है। यानी कि और फिर इनके पेशेंट्स का रिकवरी टाइम कितने अरसे में हो जाता है? दैट डिपेंड्स, इनकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बात की, देयर आर इनन्यूमरेबल मेटाबॉलिक मैकेनिज्म्स इन आवर बॉडी। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए को ऑलमोस्ट समझें कि 99% सक्सेसफुली इरेडिकेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं हमारे जिस्म से। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट अ केस फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, जहाँ पर वायरसेस डिफेंस मैकेनिज्म से, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म से ख़त्म नहीं होते और वो फिर लिवर में सेटल हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो है वो बहुत सारी पेचीदगियाँ करवाते हैं लिवर के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हम बात कह के जिस तरीके से आज हम जान रहे हैं हेपेटाइटिस के मर्ज़ के हवाले से, कि आपको इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये होता है कि हम आप लोगों को वो मालूमात दें जो आपके लिए अवेयरनेस का बाइस हो, जिससे आप खुद भी अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी इस प्रोग्राम की अवेयरनेस दें। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम छोटे से टाइम में जितनी ज़्यादा आपको मालूमात दे सकें, हमारे लिए इतनी बेहतरी की बात है, क्योंकि नेकी की बात और इल्म का फैलाना सदका जारिया है। डॉक्टर अजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और बेसिकली डॉक्टर्स का जो इल्म है वो बहुत वसी होता है, और हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत कुछ सिखा दें जिससे आप अपने आप को भी जज कर सकते हो और अपने लोगों को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, एक बात मुझे आप ये बताएंगे, जब किसी को हेपेटाइटिस हो गया, क्या हेपेटाइटिस का मर्ज मजीद किस्म की पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है? ये ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के केसेस में होता है। अच्छा। उसमें सबसे पहले तो आप समझें कि जब वायरसेस सेटल डाउन होते हैं विद इन द लिवर, एक कोई पोर्शन होता है पेशेंट का, लाइक जैसे हेपेटाइटिस सी की बात करें तो 10% ऑफ केसेस, और हेपेटाइटिस बी की अगर आप जैसे एडल्ट हैं 18 ईयर्स एंड अबव, 13 ईयर्स एंड अबव, तो उसमें हेपेटाइटिस ए का अगर इन्फेक्शन होता है तो देर आर चांसेस, 85% चांसेस कि वो खुद ब खुद ही आपकी बॉडी से इरेडिकेट हो जाए। अच्छा। जबकि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अगर बच्चों में लग जाता है, जो मैटरनल ट्रांसमिशन मदर के थ्रू आता है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, तो उसमें फिर हेपेटाइटिस बी जो है वो आसानी से इरेडिकेट नहीं होता और वो लिवर में सेटल डाउन हो जाता है। अच्छा। तो एक मुद्दत है जहाँ पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अगर जिगर में रहें तो वो पेचीदगियाँ करवाते हैं। तकरीबन अंदाज़न एक तखमीने के हिसाब से तकरीबन 10 से 20 साल लगते हैं एक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के वायरस को लिवर सिरोसिस करवाने में। तो ये ऐसा नहीं कि आज हुआ और 6 हफ्ते के बाद पता चला कि लिवर ख़राब हो गया। तो इसमें तकरीबन 20 साल रिक्वायर्ड होते हैं, अनलेस
जाहिर सी बात है, हर इंसान की एक अपनी मेटाबॉलिज्म होती है, हर इंसान के अपने जीन्स होते हैं। किन लोगों में ये बहुत अर्ली ऑनसेट होता है, जैसे आई हैव सीन के पेशेंट 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज में लिवर सिरोसिस डेवलप करते हैं। लिवर सिरोसिस का मतलब है कि लिवर में जो है वो ज़ख़म बन जाना और लिवर में स्कारिंग हो जाना। अच्छा। उस स्कारिंग की जैसे इसी तरीके से कोई स्किन पर अगर कोई गहरा घाव आपको लगे तो अगर तो हल्का होगा तो फिर तो वो हील हो जाएगा 2 हफ्ते में, लेकिन अगर बहुत ही डीप वुंड होगा तो वहाँ पर स्कार छोड़ देगा। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों जो हैं वो लिवर सिरोसिस करवाते हैं, लिवर स्कारिंग करवाते हैं। अच्छा, ठीक। एक मर्तबा अगर स्कारिंग डेवलप हो गई तो फिर उसकी पेचीदगियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि पेट पर पानी, खून की उल्टी, लिवर कैंसर। अच्छा। तो और भी जाहिर सी बात है लिवर किसी का ख्याल रखना अब आप जरूरी है। मेटाबॉलिज्म में एक लिवर आपका ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज कर रहा है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो बहुत सारी दवाइयाँ भी असरअंदाज करने लगती हैं। न्यूट्रिशन बहुत ही जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, भूख कम लगना और इस तरीके से वेट लॉस, सारी अलामत आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे इस बारे में कंटिन्यू जानते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के मर्ज़ पर, और डॉक्टर अजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत डिटेल से और वाज़े और बहुत आम अल्फाजों में आपको समझा रहे हैं कि हमें अपने आप को किस तरीके से इस मर्ज़ से बचाना है, हेपेटाइटिस के मर्ज़ से ख्याल अपना भी रखना है, दूसरों का भी रखना है, ताकि ये मर्ज़ हमारे पाकिस्तान से जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूँकि लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज होने की बात शुरू की, तो मुझे एक बताएं कि सिम्टम्स जब डैमेज होने की तरफ जा रहा होता है तो एक तो क्या अलामत आती हैं, राइट, और दूसरी कि पेशेंट को क्या दर्द होता है, तो किस किस्म का होता है? देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको पेन की कोई शिकायत नहीं होती, एटलीस्ट एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस। तो ये एक बड़ी समझें कि एक तरीके की अनफॉर्चुनेट हैपनिंग है, बिकॉज लिवर की तमाम तर बीमारियाँ, नॉट ओनली हेपेटाइटिस बी एंड सी, वो साइलेंटली अपीयर होती हैं। कि जब तक आप उनका टेस्ट न करवाएं किसी ब्लड टेस्ट के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, तो आपको पता भी नहीं चलता कि इसका लिवर ख़राब है या लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि सटल सी चेंजेस होती हैं इन वेरी बिगनिंग, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लिवर स्कारिंग और बाकी की पेचीदगियाँ होती हैं तब वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जनरली पेन इज़ नॉट अ प्रीडोमिनेंट फीचर, पेन मुश्किल से ही लोगों को होता है। जॉन्डिस, एक पीलिया हो जाना, वजन का अनयूजुअल वेट लॉस, जिसका मतलब है कि अगर एक महीने में जॉन्डिस को क्या हेपेटाइटिस ए कहते हैं या सिंपल नहीं, जॉन्डिस इज आपकी सिम्पटम है, दिस इज पीलिया, मतलब आंखें जर्द हो रही हैं आपकी, तो उसको आप पीलिया या जॉन्डिस कह सकते हैं। बाकी इसके अलावा जनरली वज़न का कम होना, अनयूजुअल वेट लॉस, इसका मतलब कि अगर किसी का 5% वेट लॉस होता है इन अ 1 मंथ टाइम, या 10% वेट लॉस होता है इन 6 मंथ्स टाइम, तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट बॉडी वेट लॉस। तो वेट लॉस होना और इसके साथ भूख का कम लगना, बाज़ लोगों को पैरों पर सूजन होना, अच्छा, और इस तरीके की अलामतें आती हैं। और जब लेटर ऑन जब स्टेज और ज़्यादा उसकी जो है वो सीवियरिटी बढ़ना शुरू होती है तो फिर पेट पर पानी आ जाता है, और गुर्दों का मुतासिर होना, पेशाब का कम होना, और गुनूदगी में चले जाना, मरीज़ बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। तो ब्लड, जब लिवर अफेक्टेड है तो ब्लड तो बन ही रहा होगा। हाँ, देखें, ब्लड बनाना बेसिकली जो है ना हमारी बोन मैरो हड्डी का काम होता है। लिवर अल्दो ब्लड बनाता है लेकिन वो नियोनेटल फेज में, जब वो बच्चा जब वो माँ की कोख में होता है तो उस वक्त वो ब्लड बनाता है, लेकिन वो फिर वो मैकेनिज्म सारी स्विच हो जाती है और फिर हड्डी में जो है वो ब्लड बनना शुरू होता है। तो इसका और ऐसे होता है कि खून की कमी वो बेसिकली इस वजह से होती है कि अगर जिगर किसी का ख़राब है तो उसकी वजह से कुछ नसें होती हैं जो फूलना शुरू हो जाती हैं, जैसे एक बड़ी शरियान होती है जिसको पोर्टल वेन कहा जाता है, उसकी वजह से ही पेट पर पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उन वेन्स का, उन नसों का फूल जाने की वजह से लोगों को खून की उल्टियाँ या बड़े पेशाब में खून आ जाना, या ब्लैक स्टूल्स हो जाना जिसको हम मलीना कहते हैं, बिल्कुल सुर्ख काले कलर के स्टूल्स उनको पास होते हैं। अच्छा, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ कि उसको कहीं गट से, मतलब आपके मैदे से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो ये भी एक जो है वो लिवर की अलामत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमें अपने लिवर की हिफाजत कैसे करनी है, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने जो ये एक ऐसा ऑर्गन बनाया है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो वाइटल ऑर्गन है, हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड
लिवर, इसकी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे वो निज़ाम है जो कि अगर सही तरीके से काम करते तो हमारी सेहत बरकरार रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात कर रही थी उस वक्त प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहे थे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो या ऑलरेडी था तो बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, आपने ये कहा हो भी जाता है कि 100% हो जाता है, ये बताइए। नहीं, 100% तो नहीं होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइटर कि ब्लड में, मदर की ब्लड में कितना जो है वो वायरस का लोड है, ठीक है। तो उसमें जितना वायरल लोड ज़्यादा होगा तो उतने ही चांसेस ज़्यादा है कि वो बच्चे में मुंतकिल हो जाए। अच्छा। जैसे कंपेरेटिवली देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी में ट्रांसमिशन का रिस्क कम होता है, हेपेटाइटिस बी में ट्रांसमिशन का रिस्क ज़्यादा होता है। और आप एक जनरल एक रफ़ अगर आप देखें तो हम तो ज़ाहिर सी बात है उसमें मल्टीपल स्टेज एक असेसमेंट होती है जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड हम चेक करते हैं, उसकी ब्लड में वैल्यूज़ हम मात्रा उसकी देखते हैं, और इसी तरीके से बाकी कुछ टेस्ट होती हैं तो उनको देखते हुए जिस तरीके से आपने बात की, एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से अगर कोई पेशेंट आपसे ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब ए तो सही हो गया है तो बी क्यों नहीं हो रहा, सी भी सही हो गया, तो इनको इस काइंड में डिफ्रेंशिएट करने की क्या वजूहत है? देखिए, एक्चुअली मैं समझता हूँ एक इंसान को मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक ही बीमारी होती है, तो को इन्फेक्शन जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी साथ साथ हो रहे हैं तो ये होता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं। और हेपेटाइटिस बी और HIV, क्योंकि ये दोनों ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं तो वो भी को इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज़ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ऐसे समझें कि ये जनरली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के साथ कोई मेल जोल इनका नहीं है। अल्दो दे आर लाइक अलगोर, आप समझें कि नॉमिनली उनको हमने A, B, C, D में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन A इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वायरस, E इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट वायरसेस, उनकी मेकेनिज़म्स और उनकी जो डिजीज सीवेरिटी है वो भी डिफरेंट है। ठीक है। एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्योंकि हेपेटाइटिस पे बात कर रहे हैं, लिवर का सुगड़ना या एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, ये भी कोई हेपेटाइटिस की किस्मों में आते हैं? दरअसल ये भी एक अलामत है। मैं समझता हूँ ये वैसे ज़्यादातर मतलब एक कॉमन वर्ड है, एज अ लेमैन हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जिगर का सुकड़ जाना मतलब लिवर सिरोसिस। अच्छा। लिवर का बढ़ जाना उसको हम आप जिगर पर चर्बी कहें, फैटी लिवर कहें, तो जिगर का बढ़ जाना अल्ट्रासाउंड में आता है फैटी लिवर है। जी बिल्कुल। तो ये इतने लेमन वर्ड है, तो हम बताते हैं कि लिवर श्रंक हो गया आपका, ये कंडीशन जो आ गई कि फैटी लिवर हो गया, नॉर्मली अगर किसी को हम बात करें जो कि नॉन मेडिकल बंदा है, नॉर्मली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं कि फैटी लिवर है, वो समझते चिकनाई जमा हो गई है लिवर पे, तो एहतियात क्या करनी है अब इसमें? अच्छा, फैटी लिवर अल्दो पहले हमारे बहुत सारी जो है वो सोसाइटीज़ हमारी जो है उसको सीरियस नहीं लेती थी, बट अनफॉर्चुनेटली द फैटी लिवर इज़ एज सीरियस एज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ख़ास तौर पर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पर ओबेसिटी की प्रेवलेंसेस ज़्यादा हैं। अल्दो वी हैव बीन लाइक डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट द फर्स्ट डायबिटिक, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस डायबिटिक पेशेंट्स की पाकिस्तान में पाई गई है। तो इन कंपेरिजन टू द वेस्ट, जो अब पहले एक जो नंबर्स थे वो ऑलमोस्ट स्विच हो गए हैं टूवर्ड्स। जी, तो बेसिकली जैसे मैंने बात की ना, लिवर एक मेटाबॉलिक ऑर्गान है और वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। हैंडलिंग शुगर्स, हैंडलिंग कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ दोज, तो वो ज़्यादातर इस तरीके के काम करता है। और जो मेडिकेशन के टॉक्सिस होते हैं उनको भी करता है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल मोटापे की वजह से या उनकी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होती हैं, जिसमें जैसे आपने सुना होगा बचपन से किसी को मोटापा चलता आ रहा है, और फिर जो कुछ लोगों को जो मोटापा वो खत्म ही नहीं होता, स्टार्ट से जो होता है वो एंड तक कुछ भी कर लेते हैं। तो आफ्टर ऑल देखें, ह्यूमन इज़ मेड ऑफ जीन्स, जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है, और वो खुदा की कुदरत है। कोई किसी को क्या आ जाए, विरसे की बात है, किसी को क्या आ जाता है। दिस इज़ मोर लाइक इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स। लेकिन एक इनहेरिटेंस भी है, लेकिन साथ साथ जो लाइफ स्टाइल हम करते हैं, जिसमें सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब 9 to 5 वाली जॉब है, एंड देन वी गो एंड जस्ट टेक अ बेड, और फिर खाना होता है, खाने के बाद सोना होता है। सो वी डोंट अक्वायर हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये एक है। फिर दूसरा जो आपने एक ये बताया कि खाने होता है और सोना, हमें खाने के कितनी देर बाद सोना चाहिए? आइडियली तकरीबन खाने के बाद आपको 4 घंटे तक यू शुड बी अवेक, एंड यू शुड लाइक आप थोड़ा वॉक करें, चहलकदमी करें, और कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि भरपेट हल्की फुल्की वॉक कर लें। जो भी एक्सरसाइजेज हैं दैट इंक्लूड्स वेट लिफ्टिंग, कार्डियो और व्हाटएवर, तो वो ज़्यादातर आप खाली पेट करें। खाने के बाद एक चहलकदमी करें, तो 4 घंटे का एटलीस्ट एक फ़र्क रखें
और उसके बाद बेशक आप सोना ठीक है। चाहें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि जो हम आज बात करें हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स पे, A B C D E, और इसमें मुझे ये बताइए कौन सी कंप्लीटली क्योरेबल है और कौन सी ओनली ट्रीटेबल है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई आर कम्प्लीटली क्योरेबल। अच्छा। और उसमें तो कोई ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं हमें देनी होती, नो मेडिसिन। अच्छा। एंड पेशेंट, क्योंकि आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के, वो खुद ब खुद ही वायरस को एरेडिकेट कर देते हैं। और हेपेटाइटिस बी सो फार अभी जो हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी तो क्योरेबल है। अब तो सक्सेसफुली हम 3 महीने की दवाइयाँ देते हैं एंड द वायरस इज इरेडिकेटेड। अच्छा, ये जो आप मेडिकेशन कर रहे हैं वो इंजेक्टेबल होती है? ओरल मेडिकेशंस हैं जी, ओरल मेडिकेशंस हैं। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हेपेटाइटिस बी को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सके, कि जिस्म से निकाल दें। हाउएवर हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे वायरस को हम कम्प्लीटली सप्रेस कर रखते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अच्छा। मतलब अगर हेपेटाइटिस बी का फॉर एग्जांपल किसी का वायरस मिलियंस में आ रहा है, तो दवाइयों से वो दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव हैं कि वो बिल्कुल हज़ारों में आ जाएगा। अच्छा। और शायद उससे भी कम होकर बिल्कुल अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। सो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन के कितना अर्ली जो है वो एक सीक करते हैं पेशेंट, कितना जल्दी जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना एक फॉलो अप रखता है। हेपेटाइटिस बी के लिए ये है कि आप यू कैन नॉट गेट रिड विद दिस वायरस, तो फिर उसके लिए आपको एवरी 6 मंथ्स में एक डॉक्टर के पास चक्कर ज़रूर लगाना है। एंड यू हैव टू हैव अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूड्स कि ब्लड टेस्ट आप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, और इसी तरीके से वो फॉलो अप चलता रहेगा, चलता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा हेपेटाइटिस ए है, सी है, ये कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं, जब ये कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर अच्छा, सी हो बात सकता है बिल्कुल patient। हो सकता है। और हमारे पाकिस्तान में इसका क्या रेशो, ये बताइए कि क्या पेशेंट्स की जो बढ़ने की तादाद है या खुदा न खास्ता डेथ रेशो, इस हवाले से मुझे बताइए। देखिए अभी जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से हमारे पास 1.2 CR, अच्छा। तकरीबन 12 मिलियन हमारे पास केसेस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के 12 मौजूद हैं। मिलियन? तो आप देखिए, अच्छा ये वो पॉपुलेशन है जो स्क्रीन हुई है, जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो बहुत सारे तो ऐसे भी केसेस हैं जो कभी स्क्रीन नहीं हुए एंड दे नेवर कम इनटू द लूप, तो उसका तो हमें नंबर भी पता नहीं है। द अदर रिस्क फैक्टर इज़ दैट कि ये नंबर आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। दैट इज़ द मिसफॉर्चुनेट। हमारे यहाँ जो है बेसिकली एक कहना चाहिए कि सारी बीमारियों के जो ना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से पाकिस्तान के नंबर ऊपर जा रहे हैं, 1 और 2 पे जाने वाला है, ऐसे ही हो रहा है। अब आप समझें कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर 20,000 के केसेस हम अच्छा। रिपोर्ट कर रहे हैं विद हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। बहुत ज़्यादा है। तो और इसमें आप जो लिवर कैंसर्स के देखें, ऑलमोस्ट 5% to 8%, 5 to 10% ऑफ केसेस। अब अंदाज़ा लगा लें, अगर 20,000 हमें अगर हमारे पास 20,000 सालाना आ रहे हैं, तो उसमें से अगर 10% को लिवर कैंसर हो रहा है, तो दैट्स अ ह्यूज अच्छा टोल। डॉक्टर साहब, तो इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होती क्या? देखिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अच्छा। और हेपेटाइटिस सी की अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन तो लगाते हैं, बट वो जनरली वायरल इलनेस होती है, फ्लू मतलब सीजनल लगवाई जाती हैं सालाना, जैसे ये डायरियल इलनेस से शुरू होती हैं, बारिशों के मौसम आए तो वन कैन हैव दैट हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में लगाई जा रही है, जैसे कि एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या जिगर ख़राब हो चुका है, लिवर सिरोसिस डेवलप हो गई है, तो उसको ये बचाने के लिए कि इसको हेपेटाइटिस ई दोबारा ना हो जाए, तो इसको आप हेपेटाइटिस ई वैक्सीनेशन लगवाते हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो बर्थ डोज लगता है, जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको फर्स्ट डोज उसी वक्त देन एंड देयर लगाया जाता है, और फिर उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स ऑफ एज में उसको EPI प्रोग्राम के ज़रिए जो है वैक्सीनेशन लगाई जाती है। नाज़रीन, आज जिस तरीके से हम जान रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से ABCDE, इतने सारे हेपेटाइटिस की अक़साम हैं जिसमें से कुछ क्योरेबल हैं और कुछ सिर्फ हम ट्रीट कर सकते हैं और वो कंटिन्यू चलते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी, इसको जरासीम जो है तकरीबन बड़ा मुश्किल से ख़त्म होता है, इसका इलाज कंटिन्यू करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को जब ये मर्ज़ हो जाता है, अगर वो एहतियात ना करे, तो ये लिवर डिजीज़ ख़तरनाक बीमारियों में भी तब्दील हो जाती है, जैसे लिवर सिरोसिस बताइए, लिवर का डैमेज होना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और आज हम जान रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से कि हमें इस मर्ज़ से ख़ुद को कैसे बचाना है, दूसरों को कैसे बचाना है और साथ साथ अगर अल्लाह ना करे कि किसी को ये मर्ज़ हो जाता है तो उसके साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन हो चाहिए, उसकी प्रॉपर हाइजीनिक ग़िज़ाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ उसको वर्जिश एक्सरसाइज कराने की बाद में ज़रूरत है जब वो सेहतमंद हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि जब कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ क्योर हो जाता है तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ उसको इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए? जनरली हेल्दी डाइट लें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसमें घर का पका हुआ खाना प्रेफर किया करें और तेल कम होना चाहिए ग़िज़ा में, और जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं जिसमें कि शुगर का मिकदार ज़्यादा है, जैसे चावल की बात कर लें, लोग कराची में बिरयानी बहुत पसंद करते हैं एंड आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग बिरयानी बहुत मसाले वाली और जाहिर सी बात है। आम फहम में बात पूछूं आपसे, क्या मसालेदार ग़िज़ाएँ हमारे लिवर के लिए नुकसान दें? देखें, हर चीज़ एक मिकदार में हो तो बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल। ये जाहिर सी बात है, जो भी खाने बनते हैं वो खाने के लिए हैं, इंसान की ग़िज़ा और नशोनुमा के लिए वो ज़रूरी हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस खाना शुरू कर दे तो लिवर तो बाद में, सबसे पहले तो स्टमक ही ख़राब हो जाएगा, मुंह में छाले और इस तरीके की गैस, ब्लोटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा सारा सिस्टम ही इसी तरीके से है, हमारी जिस्म उन चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करता जो उनके लिए बनी नहीं है। तो आप जितना उसको सादा रखें, इतना रखें, पैलेटेबल रखें, ऐसा भी नहीं बिल्कुल फीका खाना खाना है, बॉयल खाएं आप, ताकि फिर आपको पसंद ही ना आए और फिर और ही आपकी जो है वो सेहत गिरती रहे। तो आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ जो है वो जायके के हिसाब से और पैलेटेबल बनाने के लिए ले सकते हैं। लिवर जनरली ग़िज़ा के मामले में ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म जो है वो पहले ही जो आपके रतूबात बनती हैं मैदे में, छोटी आंत में, उसके थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ऐसा बनाया हुआ होता है कि वो एक बस उसको एब्जॉर्ब करना होता है एंड देन हैज़ टू डिलीवर इट। हर जिस्म के हिस्से का एक ख़ास मखसूस काम है और वो विद दैट पीरियड ऑफ टाइम वो अपना काम सर अंजाम देता है एंड द थिंग्स गोज़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हेल्दी पर्सन को अपनी फिटनेस के लिए कितने टेस्ट करवाने चाहिए और कितने कितने टाइम बाद? देखिए, हर किसी की एक गाइडलाइन सेट है। अगर आप मैं कहूँ कि अब जैसे हमारे जीआई के हवाले से मैं बात करूँ, मतलब जिगर, मैदे और आंत के हवाले से, तो एक कोलोन कैंसर्स बहुत ही कॉमन एक डिज़ीज़ है, वो थ्रू आउट उसकी भी प्रिवेलेंसेस ऑलमोस्ट आप समझिए दिस इज़ द 4th और 5th कॉमन कैंसर्स अमंग द वर्ल्ड, ठीक है। एंड आफ्टर लंग्स, आफ्टर द ब्रेस्ट सीए और जो है वो इसी तरीके से तीसरे और चौथे नंबर पर, तो चौथे पांचवें नंबर पर कोलोन कैंसर। अच्छा, आप तो आता है। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी भी डेफिनेटली करते होंगे? जी जी, मैं तो। क्या पोजीशन होती है उसमें, पेशेंट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है अगर ये जो इस मतलब हेपेटाइटिस के मरीजों में या जो आप कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैसे आप ये ट्रीट करते हैं? देखें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल दिस पेशेंट है जो लिवर सिरोसिस का है और अगर वो खून की उल्टी के साथ आता है, तो हमें तकरीबन विदिन 12 आवर्स उनकी पहली एंडोस्कोपी हमें करनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो बाज़ लोग मिस कर देते हैं, और ये एक पीरियड होता है, एक विंडो होता है जहाँ पर आपको थेरेपेटिक गेन जो है या थेरेपेटिक यील्ड है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ आ रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें बड़ी आंत का मुआयना करना पड़ता है, और उसमें जाहिर सी बात है अगर कोई पॉलिप्स हैं, मस्से हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसको देन एंड देयर वहीं पर ही हमें ट्रीटमेंट देनी होती है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम की, तो दुनिया भर में पहले 50 इयर्स में जो है वो एक एज कट ऑफ रखा हुआ था जहाँ पर लोगों को बड़ी आंत का अपना कोलोनोस्कोपी करवानी थी। तो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज 50 इयर्स इज़ अ कट ऑफ, वो एज है जहाँ पर मस्से और छोटे से मस्से जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं, और फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में, 20 साल में वो फिर कुछ मरीज़ों में, ज़्यादातर मरीज़ों में ठीक रहते हैं, छोटे मोटे रहते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन बाज़ मरीज़ों में वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो जो बवासीर का मर्ज़ किसी उसी टाइप का होता है? बवासीर का तो हम हेमोराइड्स कहते हैं, उसमें तो ब्लीडिंग ज़्यादातर होती है, वो कोई इतना सीरियस मसला नहीं है अनलेस अगर पेशेंट को काफ़ी वक्त से ब्लीडिंग, सर्जरी हो जाए, एंडोस्कोपिकली उसको हम लाइगेट कर देते हैं तो वो देन एंड देयर वहीं पर ही सही हो जाता है। तो कोलोन स्क्रीनिंग इज़ दी वन एज कट ऑफ जहाँ पर हमें जो है वो 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में हमें कर लेनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे वुमेंस हैं तो उनको हम कहते हैं 40 ईयर्स की एज में आप अपना एक मेमोग्राम करवाएं, जस्ट
जस्ट टू सी इनसाइड कि आपकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये स्क्रीनिंग, लेकिन डॉक्टर साहब आजकल तो बड़ी यंग एज में लोगों को ये रिपोर्ट्स हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जैसे देखें कि ये वाली, अच्छा ये सिर्फ नेशनल गाइडलाइंस हैं कि ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। अगर आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पर स्टमक कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर तो जो लोग हैं वो 40 ईयर्स, एज यंग एज 40 ईयर्स में वो अपनी एंडोस्कोपी करवाते हैं मैदे को देखने के लिए, बिकॉज वहाँ पर स्टमक कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये क्या वजूहत है वहाँ पे ज़्यादा होने की? वहाँ पर एक रीज़न है इन्फेक्शन, एक होता है एच पायलोरी का, तो वो एंडेमिक सा है। और वो जो बैक्टीरिया है बेसिकली वो उसकी जो जेनेटिक जो मेकअप है वो ऐसा है कि वो कार्सिनोजेनिक है। अच्छा। वो कैंसर के रिस्क ज़्यादा बढ़ा देता है। यस। और फिर उसमें फिर डाइट का रोल है, एनवायरनमेंट हैज़ रोल एज तो वेल। एच पायलोरी को जब क्या मतलब ट्रीट कर लिया जाता है या फिर उसकी केयर नहीं की जाती, डेफिनेटली वो कैंसर की तरफ चला जाता है। देखें बहुत ही कम है वैसे, अदरवाइज इज़ अ साइलेंट बैक्टीरिया। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में इतने कोई रिपोर्टेड केसेस नहीं है हमारे पास कि एच पायलोरी के थ्रू कैंसर्स हो रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं मशवरा यही देता हूँ कि अगर किसी को क्रॉनिक सिम्टम्स हैं, क्रॉनिक का मतलब ये है कि 1 महीना 2 महीने तक मतलब जलन और तेज़ाबियत होना, ये तो आम सी बात है। जिस तरीके के हम खाने कराची में खा रहे होते हैं, तो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक अलामत है कि सिर्फ आपको एक सिम्टम आई, जैसे जलन हुई, वो आपने अभी कभी दावत का खाना खा लिया, कभी होटलिंग कर ली तो हो गई, तो एक दिन तक है, 24 आवर्स 48 आवर्स तक वो सेटल डाउन हो जानी चाहिए। तो ये एक अलामत है। लेकिन अगर वही अलामत आपको ओवर अ पीरियड ऑफ महीना, 2 महीना, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते चल रही है, तो दिस इज नाउ टर्निंग इनटू अ डिजीज। तो फिर उसको आपको नहीं कर सकता, बर्निंग तो बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है। बिल्कुल, तो उसको तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यू डू नॉट लाइक सिट ऑन इट एंड जस्ट वेट के खुद ब खुद कुछ मोजज़ा हो जाएगा। जैसे देखें बीमारियां आती हैं तो मैं अपने मरीजों को भी कहता हूं कि देखिए बीमारियां कभी चेहरे पर लिखी नहीं होती किसी के, तो हु नोज़ कि उसको कितना सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। बेसिकली बात ये है कि जो अब मैं अगर अपने दीन मज़हब के साले से बात करूं कि परवरदिगार आलम ने जो अगर हमें बीमारियां दी है, तो नाज़रीन इसमें भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ़ आती है तो यकीनी तौर पर उसमें हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। और अगर कोई तकलीफ़ आई है तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कीजिए, इसको इलाज कराइए, तो इसमें भी आपके लिए सवाब है। और कभी भी दिल छोटा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को बीमारियों तकलीफ़ देता है जो उसके पसंदीदा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हम अभी फिटनेस की बात करें, आप अवेयरनेस मैसेज के हवाले से हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, हमें अपनी लिवर की हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, और साथ साथ अगर अल्लाह ना करे कोई सिम्टम ऐसी देखते तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट ईयर्स मैं समझता हूँ हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस सी के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुए हैं। और हर सोसाइटी में हमें यही जो है वो एक लाइक वी आर डूइंग मेनी थिंग्स ऑन वन साइड, गवर्नमेंट इज़ डूइंग मेनी थिंग्स ऑन वन साइड। तो सबकी मकसद यही है कि हम किसी तरीके से इन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरसेस को एलिमिनेट करें। एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन वुमेन, आप लोगों जो हमारी पॉपुलेशन है उनका क्या फ़र्ज़ है? तो एक तो ये है कि वैक्सीनेशन से कभी भी मना ना करें। अच्छा। वैक्सीनेशन इज़ द की टू क्योर द वायरस। अगर आप बच्चे को बर्थ डोज वैक्सीनेशन लगवा देते हैं तो वायरसेस वहाँ जाएगा ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं होगा। अ न्यू बेबी डू नॉट हैव हेपेटाइटिस बी वायरसेस अनलेस उनकी वैक्सीनेशन टाइमली नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा रीज़न है। तो वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, ख़ास तौर पर बर्थ डोज वैक्सीनेशन, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे EPI प्रोग्राम, जो गवर्नमेंटली फंडेड जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें TB और डिप्थेरिया, पर्टूसिस, जो टेटनस के इंजेक्शंस लगते हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज अभी तक एडेड नहीं है। अच्छा। तो आप अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर डिलीवर करते हैं बेबी, तो फिर आप स्टोर से लेकर वो हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज वैक्सीनेशन लगवा दें। इन द फर्स्ट 12 आवर्स वो इंजेक्शन उनको लगना चाहिए बच्चे को। दूसरी चीज़ ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए हमेशा एहतियात करें। आप कोई भी लोकल ब्लड लैब जो रिकग्नाइज नहीं है और अथोराइज नहीं है, उससे कभी भी ब्लड आप न लें। और हमेशा जब भी हेपेटाइटिस मतलब इस तरीके से कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कोशिश ये किया करें कि स्क्रीन ब्लड होना चाहिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया एंड TB, ये 4-5 टेस्ट होते हैं जो ब्लड पर किए जाते हैं। अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर वो ब्लड सेफ़ है, आप ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो इसको भी देखना है। जो है वो अनसेफ नीडलिंग,
और जैसे आप नोज़ पियरिंग करती हैं, एयर पियरिंग करती हैं, यस यस, और ये बहुत सारी ये भी चीज़ें बहुत जो सारी आप और स्पेशली लोकल ब्यूटी पार्लर्स में जो पेडिक्योर मैनिक्योर किए जी। जाते हैं, हाथों की जो सफाई की जाती है वो बड़ी डीपली नेल्स क्लियर करती है, इस वाले से भी एहतियात करने की जरूरत जनरली वैसे ये है कि एज़ फॉर एज़ अगर किसी की ब्लड आपने टच नहीं किया तो सिर्फ स्किन पर सुपरफिशियल जैसे स्केलिंग वगैरह हो गई है, इस तरीके से आप पेडिक्योर है, मैनिक्योर है या जो भी फॉर एग्जांपल, तो वो किसी हद तक सेफ़ हैं एज़ फॉर एज़ वहाँ पर ब्लड एक्सपोज नहीं हो रहा, तो फिर उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशंस नहीं है। लेकिन जहाँ पर ऐसे जैसे अब शेव बनाने लिए हजाम और हजामत करने जाते हैं तो उसमें फिर ये रिस्क होता है हमेशा, अगर वो सेफ़ नहीं है और वो क्लीन इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर उसके उसका साथ तो कोई बहुत बड़ा कट वगैरह reason आ है जाएगा। hepatitis फैलाने किसी वक्त में यही सबसे बड़ा रीज़न था और समहाउ ज़ाहिर सी बात है लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई है, अब जो है वो डिस्पोजल का इस्तेमाल होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ एहतियात हैं जो कर लेनी चाहिए। और कभी भी आपको एक अलामत, जैसे मैंने बात की, अलामत 1-2 दिन की होती है, अगर आपको वो अलामत 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक कंटिन्यूस चल रही है तो यू शुड सीक अ डॉक्टर, तो आप ज़रूर दिखाएं उनको। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट में आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी, जो कि बहुत सारी वजूहात आपने बताई। हेपेटाइटिस जो ना हेपेटाइटिस का जो मर्ज फैलने की बहुत सारी वजूहात हैं, इनमें से कुछ खास हमें बताएं ताकि लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि उनको एहतियात किस तरीके से करनी। कि देखें इंटीरियर सिंध के जो हमारे एरियाज़ हैं और विलेज के जो बहुत सारे पूरी पूरी बस्तियाँ लोगों की इस मर्ज में मुब्तला हैं, तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि ये सब इतना ज़्यादा फैल रहा है? देखें, हर वायरसेस की अपनी एक है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो मैंने बताया कि बारिशों के मौसम में वो सीजनल ज़्यादा होते हैं, और उसका एक रीज़न यही है कि वाटर कंटामिनेट हो जाता है आपके फूड सोर्सेज के थ्रू, और इसमें ज़्यादातर हाइजीन का प्रॉब्लम है। अगर हाइजीन आप प्रॉपर करते हैं तो फिर तो हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस सिग्निफिकेंटली आप कम कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का सिनेरियो ये है कि जैसे ये मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में अगर हेपेटाइटिस बी, एक मतलब घर के अगर 4 अफराद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं तो उसमें लाइकली चांसेस ये हैं कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मतलब कि मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, माँ से ये जो है वो बच्चों में आया है। अब माँ में या तो उनके पेरेंट्स में से कहीं आया है या तो हस्बैंड से आया है, फिर इस तरीके से जो है वो एक पूरी चेन है। और अनफॉर्चुनेटली जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करें, उसकी एक सादी सी टेस्ट है हेपेटाइटिस बी और सी की, अगर वो न करें तो फिर अनडिटेक्टेड चलता रहता है फैमिलीज दर फैमिलीज में। मैं आपसे एक क्लियर हवाले से पूछना चाहूँ, ये वायरस है जो हवा के ज़रिए जिस्म में जा रहा है, जिस तरह हमने पानी की बात की, हमारा जो वाटर कंटामिनेटेड है उस वजह से जा रहा है, ग़िज़ाओं की वजह से जा रहा है, या हमारे जो मतलब कहना चाहिए आपने जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बताई है उसका तो एक बहुत बड़ी वजह समझ आती। तो हम अगर जो लोग जैसे होते विलेज वाले इतना ज़्यादा हॉस्पिटल और ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करते, तो उनकी फैलने की वजूहत मुझे ज़रा क्लियर बताई थी, वहाँ क्यों फैल जाता है? देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई का तो पानी, गंदा पानी है। अच्छा। और सीवेज लाइन का ब्रेक हो जाना और कंटामिनेटेड वाटर और अनबॉइल्ड वाटर है। अच्छा। और जो है वो खाने में हाइजीन के मसले, ये सब रीजंस हैं हेपेटाइटिस ए और ई के। तो इनको किसी हद तक मेरा ख्याल है कि लुक आफ्टर करना चाहिए, एंड दिस हैज़ टू बी डन नॉट ओनली ऑन द लाइक पर्सनल लेवल बट एज वेल एज जो वहाँ की म्यूनसिपल है, दे हैव टू लुक आफ्टर इट आफ्टर ऑल। और गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाहिर सी बात है कि उसको प्रोविजन ऑफ गुड हाइजीनिक फूड और डाइट एंड वाटर, दिस इज ऑल आई गेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। तो इसको मेक श्योर करना है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपकी बातों से मेरे जहन में आई कि जब कोविड का वक्त था, लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई और स्पेशली जब बूस्टर डोज लगी तो बहुत सारे केसेस मैंने सुने कि फला को कैंसर हो गया, लिवर का हो गया स्पेशली ना। तो आप मुझे इस हवाले से बताइए, क्या वाकई ऐसा था या कुछ केसेस रिपोर्ट हुए या नहीं, ये थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि वैक्सीनेशन बेसिकली एक वायरस ही होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही डेड वायरस होता है। तो उस डेड वायरस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फेक्शन करवा सके। अच्छा। तो जनरली और वैक्सीनेशन का डोज समझें कि बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू दी एक्टिव इन्फेक्शन, और उसका मकसद ही ये होता है टू सेंसिटाइज आवर इम्यूनिटी, आवर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट दैट वायरस। आपने वैक्सीनेशन यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपने
लगवाई है बाजू में, तो उसके जो एंटीबॉडीज टाइटर बनते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड दिस प्रोटेक्शन विल गो फॉर सर्टेन टाइम, 6 मंथ्स और 1 साल तक रहेगी। उसका मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई आपको इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाता है, जैसे कोविड का पेशेंट है, तो उसमें अगर आपने इन्फेक्शन अक्वायर भी कर लिया तो उसकी अलामतें पैदा नहीं होंगी, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ मैकेनिज्म, हैव इम्यूनिटी, और वो आपकी वैक्सीनेशन के थ्रू आई है। मतलब वो बस अगर हुआ भी तो आपको पता नहीं चलेगा, खत्म जी हो बिल्कुल, खत्म हो जाएगा या सीवियरिटी उसकी बहुत Severity कम हो नहीं होगी। जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से सारी बातें बताई। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के हवाले से कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई ये मुख्तलिफ अक़साम है, और हमें अपने लीवर को इससे बचाना है और सेहतमंद रखना है। और यकीनी तौर पर आपको इससे मालूमात मिली होगी। ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि खुद भी इन बातों पर अमल करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये एक सदका जारी है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।